गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था इस चैप्टर के जो हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है और वेव्स, ओशियन की जो वेव्स आती हैं वो किस वजह से आती हैं और क्या उनके इम्पैक्ट हैं कोस्ट लाइंस पर, जैसे कि सुनामी वेव्स। अब क्योंकि ये लंबा हो रहा था लेक्चर तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो आज हम टाइड्स एंड ओशियन करंट्स, ओशियन करंट में एनसीईआरटी में तो एक ही दे रखा है सरफेस करंट्स, पर मैं आपको थोड़ा सा जो डीप ओशियन करंट है वो भी बता दूंगा। तो पहले टाइड्स पे आ जाते हैं। टाइड्स का अगर हम सिंपल फेनोमेनन देखें तो आप ये समझ लीजिए ये अर्थ है, इस पर अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी है जो नियर बाय है, जैसे कि मून हो गया, मून है पास में ही है, मून की मैंने बताया था एक बार कि अर्थ से 100 टाइम छोटा होने के बावजूद भी जो मून की ग्रेविटी है वो सोलर से ज़्यादा है, सन से ज़्यादा ग्रेविटी मून की लगती है अर्थ पे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो भी वाटर रहता है अर्थ की सरफेस पे, जो भी मून की साइड में रहता है वो क्या है, बल्ज हो जाता है। उस साइड क्या है, बल्ज हो जाता है जिस साइड मून रहता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एक साइड ये बल्ज हो गया और बाकी जो अदर साइड है अफेक्टेड नहीं है, उन साइड में ये वाटर रिसीड हो जाता है और यहाँ इकट्ठा हो जाता है इस साइड में जिस साइड मून है। लेकिन जो मून की अपोजिट साइड है वहाँ भी वाटर बल्ज होता है। ये क्यों होता है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो ये जानते हैं हम टाइड्स कैसे फॉर्मेशन होता है। बेसिक आप समझ गए कि मून की वजह से एक तरफ वाटर का इकट्ठा हो जाना, और जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है वैसे वैसे ये पोजीशन चेंज होती जाती है। अर्थ ऐसे रोटेट करती जाएगी और ये टाइडल जो बल्ज है ये भी इसके साथ रोटेट करता जाएगा अर्थ की सरफेस पर, डिपेंडिंग ऑन दी कि कहाँ ओशियंस हैं और कहाँ कंटिनेंट्स या लैंड पार्ट हैं जो कि इसकी एक्टिविटी को हिंडर भी करते हैं। अब देखते हैं हम ये होता क्यों है। दूसरी साइड का, एक साइड का हमें समझ में आता है कि ये तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है। ये जो दूसरा वाला है इस पार्ट को लोग अधिकतर गलत समझ लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, लेकिन उसमें एक और इम्पैक्ट आता है ग्रेविटी का, डिफरेंशियल फोर्स जो इस पर लगता है उसकी वजह से। तो अभी इसको समझने के लिए यहाँ आ जाइए आप। दिन में जैसे जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे 24 घंटे में चक्कर काटती है, ये नॉर्थ पोल के पर्सपेक्टिव से दिखा रखा है, वैसे वैसे ये जो टाइडल बल्ज है ये हमेशा किस साइड रहेगा, मून की साइड रहेगा। लेकिन ये अपोजिट वाला क्यों होता है ये हमें इसमें देखना है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों होता है अपोजिट वाला। जो मून की ग्रेविटी है वो आपको समझ में आ रहा है कि जो अर्थ मून की साइड जो वाटर है उसको अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस वन, ये क्यों हो रहा है? द ओशियन ऑल्सो बल्जेज आउट ऑन द साइड ऑफ द अर्थ अपोजिट टू द मून। जो मून के अपोजिट साइड रहती है उसमें बल्ज क्यों होता है, ये इंटरेस्टिंग है और ये समझिए आप। तो इस फिगर को देखिए, मान लीजिए यहाँ मून है, ठीक है। मून की एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, जो भी न्यूटन का लॉ है उसके हिसाब से, न्यूटन का जो भी लॉ है m1 × m2 अपॉन r स्क्वायर एंड सम कांस्टेंट g, कैपिटल G, ठीक है। तो इस वजह से मून कुछ अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा सेंटर पे, और अर्थ भी मून पे उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी। तो ये मान लीजिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये है G, कैपिटल G। तो अर्थ पे सेंटर पे भी G लग रहा होगा। जो अर्थ की जो साइड मून के पास है उस पे आप मान लीजिए G डैश लग रहा है। अब डेफिनेटली ये जो G डैश है ये G से बड़ा होगा, जो ये G डैश है, क्योंकि यार जो डिस्टेंस कम है इस वाले फेस की वो मून से, जो डिस्टेंस R है वो इस वाले फेस की मून से कम है। तो G डैश क्या होगा, G से बड़ा होगा। एंड इस साइड जो अर्थ के अपोजिट साइड में, जो मून के अपोजिट साइड में है उस पर जो फोर्स लग रहा है G डबल डैश मान लीजिए आप, ये किससे, G से कम होगा। अब आप इन, और सेंटर पे कितना होगा, G होगा। इधर जो साइड्स में हम देखें जो कि सेंटर के आप पोलर रीजन कह लीजिए एकदम, उसमें देखें तो उनमें थोड़ा सा किसकी, मून की तरफ फोर्स लग रहा होगा, जिसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, और एक मून की तरफ। तो जो टोटल फोर्स ये जो है ये G के बराबर होगा, लेकिन इसके कंपोनेंट जो G स्मॉल g मान लीजिए ये क्या है, G से कम होगा, क्योंकि ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया है। इतना समझ में आ गया।
अब आप एक कीजिए, अगर आपको डिफरेंशियल फोर्स जानना है तो जो जहाँ भी जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनमें से जो कॉमन फोर्स है जी, इसे घटा दीजिए। तो आपको जो डिफरेंशियल फोर्स होगा अर्थ की सरफेस पे जिससे बल्जिंग हो रही है, जो कि डिफरेंट है, अदरवाइज तो सब जगह वही लग रहा है और फोर्स तो इक्वल है। जो डिफरेंस है वो आपको ऐसे मिल जाएगा, टाइडल फोर्स इक्वल्स टू मून्स ग्रेविटेशनल पुल इन ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अर्थ माइनस मून्स एवरेज ग्रेविटेशनल पुल ओवर द होल अर्थ। पूरे अर्थ पे जो कॉमन ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है उसे घटा दीजिए, स्पेसिफिक लोकेशन का आपको पुल मिल जाएगा। तो अब हम इसे घटाते हैं। आपने देखा था जो जी डैश था वो जी से बड़ा था, जी डैश किससे, जी से बड़ा था, तो जी घटाने पे यहाँ कुछ हमें मून की तरफ फोर्स मिला, इससे यहाँ की बल्जिंग हमने एक्सप्लेन कर दी। अब जो जी डबल डैश था, जो इस साइड फोर्स लग रहा था ऐसे, वो जी से क्या था, कम था, वो जी से कम था, जी डबल डैश जी से कम था। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में हमें कुछ नेगेटिव फोर्स मिलेगा। हम जी डबल डैश माइनस जी करेंगे तो हमें कुछ नेगेटिव फोर्स मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ जो बल्जिंग हो रही है वो बेसिकली किसकी वजह से हो रही है, डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। पहले जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करके रखा था, अब वो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल कम है मून का एज कम्पेयर टू सेंटर, एज कम्पेयर टू एवरेज ग्रेविटेशनल पुल। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। तो ये इस वाले जो सेकेंड टाइडल बल्ज को एक्सप्लेन करता है। और जो साइड में है जहाँ पे कि ना दोनों टाइडल बल्ज में से कोई भी नहीं है, उसमें अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, तो वाटर केस की इस तरफ पुश हो रहा है, तो वो बेसिकली लो टाइड हो जाएगा। तो जहाँ पे लो टाइड, तो जहाँ पे ये बाहर के लिए वाटर खींच रहा है ये हाई टाइड हो गए। अब आपको दिख रहा होगा कि हाई टाइड दिन में 2 बार आएंगे किसी भी एक प्लेस पे। आप ये ले लीजिए, 24 घंटे में अर्थ घूम रही है 24 आवर्स में। मून को आप फिक्स मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहीं है, तो ये अर्थ का कोई भी पोर्शन मून की तरफ कितने एक बार होगा 24 घंटे में। और अपोजिट साइड में ऐसे ही टाइडल बल जाना है तो 24 आवर्स में 2 हाई टाइड आएंगी एंड 2 लो टाइड आएंगी, हाई टाइड एंड लो टाइड। अब क्योंकि मून भी चक्कर काट रहा है अर्थ के उसी डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट से जिस डायरेक्शन में अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है स्पेस में, उसी डायरेक्शन में मून भी अर्थ के चक्कर काट रहा है। तो वो कुछ, जब मान लीजिए यहाँ मून था पहले, जब आपने अभी रिकॉर्ड किया हाई टाइड तब यहाँ मून था। अब आप अगली बार जब घूम के आएंगे 24 घंटे में तो पता चलेगा मून आगे खिसक गया है। कितना आगे खिसक गया है कि आपको 50 मिनट और लगेंगे उसकी इनलाइन जाने में। तो 24 आवर्स एंड 50 मिनट में आप पूरा मून उसी जगह पे वापस आ जाता है जिस जगह पे वो पहले था। तो इसका मतलब 2 हाई टाइड एंड 2 लो टाइड कितने टाइम में आने वाली हैं, 24 आवर्स में नहीं आने वाली हैं, बल्कि 24 आवर्स एंड 50 मिनट में। तो एक हाई टाइड, नेक्स्ट हाई टाइड आपको कितने में मिलेगी, 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स। ये करीब करीब है और इससे ज़्यादा बहुत डिटेल में मतलब टाइम नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछेगा भी तो यहाँ तक पूछेगा कि लगभग कितने टाइम में, तो आपको 12 घंटे देगा, 6 घंटे देगा, या फिर 12 घंटे 25 मिनट देगा और 24 घंटे 50 मिनट, ऐसे कुछ भी डेटा दे सकता है। आप ये समझ लीजिए एक बार हाई टाइड आने में 12 आवर 25 मिनट्स लग रहे हैं और 2 हाई टाइड पूरे फुल रोटेशन में अर्थ को और प्लस मून को उसके ओवरहेड आने में फिर से कितना टाइम लग रहा है, 24 आवर एंड 50 मिनट। अब ये तो हो गया बेसिकली मून के पुल की बात। क्या मून के अलावा भी कोई अर्थ की सरफेस को या टाइड्स को इम्पैक्ट करता है, तो बिल्कुल करता है। वो कौन है, सन। ये कैसे करता है ये देखते हैं। सन की भी ग्रेविटी है और वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू मून, पर बहुत दूर भी है। तो जो अगर हम ये अर्थ मान लीजिए, इधर कहीं सन मान लीजिए, जैसे इन्होंने दे रखा है, ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है। अगर ये इनलाइन है तो इनकी जो भी ग्रेविटी है वो एक ही डायरेक्शन में क्या करेगी, काम करेगी। तो जो ये हाई टाइड आने वाली हैं ये स्ट्रॉन्ग हाई टाइड रहेंगी, इन्हें क्या बोल देते हैं हम, स्प्रिंग।
स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड दो तरह की हो सकती है, एक तो मून क्या है सन और अर्थ के बीच में आ जाए, ठीक है, तब इनलाइन हो जाए, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी जाके इनलाइन हो जाए तब भी ये स्प्रिंग टाइड आती हैं। अगर ऐसा हो जाए कि अर्थ मून एंड सन ये परपेंडिकुलर एंगल पर हो जाए तो सन अलग डायरेक्शन में बल्ज करेगा और मून अलग डायरेक्शन में बल्ज करेगा, तो मून की ग्रेविटी ज़्यादा है तो बल्जिंग फाइनली किस डायरेक्शन में होगी, मून की डायरेक्शन में, जहाँ मून है। परपेंडिकुलर हो जाए अगर इनकी जो पोजीशन है स्पेस में, तो फिर जो बल्जिंग होगी, जो हाई टाइड आएंगी वो बहुत छोटी आएंगी, स्मॉल आएंगी, और इन्हें हम क्या बोल देते हैं स्मॉल टाइड्स या नीप टाइड, ठीक है। यही एनसीईआरटी में दे रखा है। बेसिकली अगर हम देखें तो टाइड का जो फेनोमेनन है अर्थ पे वो बेसिकली मून की वजह से होता है, सन का तो बहुत जरा सा इम्पैक्ट होता है। क्यों, ये हमें कैसे पता चलता है, जब सन मून के परपेंडिकुलर हो जाता है तो सन की साइड हाई टाइड नहीं आती, बल्कि सन जिस साइड रहता है उस साइड लो टाइड ही आती हैं, और मून की साइड हाई टाइड आती हैं। लेकिन हाँ, ये मून के इम्पैक्ट को कम कर देता है। सिमिलरली जब ये इनलाइन हो जाते हैं तो ये मून के इम्पैक्ट को बढ़ा देता है, तो सन का इतना बड़ा रोल नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपली टाइड किस वजह से आती हैं अर्थ पे, तो वो है मून। फर्दर मून अर्थ मून सन ये तो हो गए, उसके अलावा भी टाइड को क्या फैक्टर इम्पैक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, इस पे अगर पूरी पे पानी भरा होता तो ये मून के साथ जैसे जैसे रोटेशन कर रही है, मून जहाँ इनलाइन है वाटर वैसे वैसे वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, तो वाटर वैसे वैसे ईस्ट टू वेस्ट मून के साथ इस पे आगे बढ़ता रहता है। ये जो टाइडल वेव है ऐसे आगे चलती रहती मून के साथ। लेकिन क्या है, कहीं पे कंटिनेंट्स हैं, कहीं पे वे है। अब वे में ऐसा हो गया कि पानी कहीं जाके ऐसे पूरे ओशन का पानी आना चाहता है इस तरफ टाइडल वेव के कारण, लेकिन यहाँ तो लैंड है तो वो यहाँ इकट्ठा हो गया। तो इसमें क्या है, जो टाइड की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा होगी। और यही फेनोमेनन कहाँ होता है, उड़ीसा के जो पारादीप कोस्ट है, ये पिछले साल का क्वेश्चन है प्री का शायद, कि वहाँ पे चांदीपुर कोस्ट है उड़ीसा में, वहाँ पे एकदम वाटर बहुत रिसीड कर जाता है जब लो टाइड रहती है, जब हाई रहती हैं तो बहुत ज़्यादा इस वे की वजह से ये वाटर गिर जाता है, आगे नहीं जा पाता है, तो यहाँ हाइट बहुत बढ़ जाती है। तो एक टाइम में वहाँ पानी बहुत अंदर तक आ जाता है लैंड में, और बाद में बहुत दूर तक रिसीड कर जाता है। तो जो हाईएस्ट टाइड आती हैं वर्ल्ड में वो कहाँ है, फुंडी वे जैसे बे ऑफ बंगाल है, फुंडी वे उसमें आती हैं, और ये कहाँ है, कनाडा में। वहाँ क्या है, अटलांटिक ओशन का पानी, जो कि टाइडल वेव ऐसे मूव के साथ, ये टाइम के साथ अपनी लोकेशन चेंज करती है, आगे बढ़ती है। तो क्या है, अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है उसमें एक वे है, उसमें ये जब पानी जाके पूरा एकदम से इकट्ठा सा हो जाता है, और वहाँ करीब 15 मीटर, शायद डेटा चेक कर लीजिएगा, इतना ही है, करीब 15 मीटर से तक वाटर का लेवल बढ़ जाता है ओशन में। एक पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको। बेसिकली टाइड जब आती हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है वो ये यहाँ देखिए, ये देखिए इस पिक्चर में देखिए, जब टाइड नहीं है तो ये जो ये एक ही प्लेस की फ़ोटो है। जब लो टाइड्स हैं, जब ओशन रिसीड कर गया है, मून यहाँ पे इस जो सरफेस है अर्थ की उससे दिख नहीं रहा है और किसी पोर्शन से दिख रहा है, तो यहाँ देखिए बिल्कुल रेत और पत्थर है। थोड़ी देर बाद देखिए ये जहाँ पे लोग घूम रहे हैं कितनी हाइट तक पानी भर गया है, करीब 5 से 10 मीटर तक पानी इसमें भर गया है। इन्हें हाई एंड लो टाइड कहते हैं। इसके कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं। मान लीजिए यही जो जगह है ये आपकी हार्बर है, हार्बर मतलब ऐसी जगह जहाँ आप अपनी शिप को टॉ कर सकते हैं। तो आपकी शिप यहाँ लानी थी आपको समुद्र से, बेसिकली यहाँ पे आपका जो भी माल था या जो मटेरियल था वो अनलोड होना था, लेकिन अभी यहाँ पानी नहीं है। तो जब टाइड आएगी आप इंतज़ार करोगे कि कब टाइड आए तो मैं यहाँ तक आऊँ और अपना जो भी फ्रेट है या जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं उसे अनलोड कर सकूँ। तो एक तो एप्लीकेशन उसमें, उसके अलावा एक और एप्लीकेशन है टाइड्स का, वो मैं बताता हूँ आपको। एक और एप्लीकेशन है टाइड का, वो क्या है, टाइडल एनर्जी। मैंने बताया ना कि मान लीजिए ओशन का वाटर एक बार बढ़ के आपने एक दीवार सी बना दी, कहीं बढ़ के उसमें घुस गया। जब हाई टाइड थी तो घुस गया। अब जब लो टाइड हुई
लो टाइड हुई तो क्या हुआ, ओशन का पानी रिसीड हो गया। अब आपने दीवार बना रखी थी यहाँ, तो ये पानी फ्लो करना चाहेगा वापस ओशन की तरफ। आपने यहाँ पे क्या है, एक टरबाइन लगा दी, उससे क्या है जनरेटर कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो क्या हो गया, ये टरबाइन घूमने लगी और आपको क्या मिल गई, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। इसे क्या बोल देते हैं हम, टाइडल एनर्जी। ये एप्लीकेशंस अभी डेवलपमेंट में हैं, कुछ देशों ने इस पे काम तो चल ही रहा है, कुछ ने थोड़ी बहुत एनर्जी भी लेना शुरू की है, इनसे निकालना शुरू किया है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट जो रीसेंट एप्लीकेशन है उनमें से। अब यहाँ देखिए आप एनसीईआरटी में नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड का क्या दे रखा है, फिगर दे रखा है, देख लीजिए, इसे याद कर लीजिए। और बाकी जो कंसेप्ट है वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। सन एंड मून अगर परपेंडिकुलर पे हैं तो जो हाई टाइड किस तरफ आएंगी, मून की साइड आएंगी। अगर दे आर इन ए लाइन देन हाई टाइड आएंगी, वो बड़ी आएंगी, और उन्हें स्प्रिंग टाइड भी बोल देते हैं और इन्हें नीप टाइड भी। क्योंकि हाँ, आप सबको पता है कि मून जो है अर्थ का चक्कर कितने लगभग 27 दिन में काट रहा है। तो हर एक 15 दिन में या तो मून यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा, हर एक 14-15 दिन में एवरी फोर्टनाइट मून विल बी इन लाइन। तो इस लोकेशन को हम क्या बोल देते हैं, जब मून सन और अर्थ के बीच में है तो न्यू मून है ना, हमें पूरा सरफेस दिखती नहीं है जिस पर सन की एनर्जी पड़ रही है, और इसको क्या बोल देते हैं, फुल मून। तो न्यू मून और फुल मून के दिन जो टाइड आती हैं वो स्प्रिंग टाइड होती हैं, अदरवाइज वो नीप टाइड होती हैं। और उसके अलावा भी कई तरह की डिपेंडिंग ऑन मून एंड सन की पोजीशन कई तरह की टाइड आ सकती हैं। और कई जगह पे डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द वे या लैंड जो उन्हें घेरे हुए है उस पर डिपेंड करते हुए, वैसे तो डायरनल होती हैं टाइड। डायरनल मतलब कि दिन में 2 बार, 24 घंटे में 2 बार होती हैं, 2 बार हाई टाइड 2 बार लो टाइड, पर कई जगह 3 बार आ जाती हैं, कई जगह 4 बार आ जाती हैं। ये डिपेंड करता है कि वहाँ की लैंड की जो घेरे हुए है उसकी शेप क्या है और अर्थ पे उसकी पोजीशन क्या है। सो ये हो गया ओशियन करंट्स। अब आ जाते हैं हम ओशन के एक और कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जिसका नाम क्या है, ओशन करंट। इससे पहले हमने जब वेव्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि वेव्स और करंट्स में क्या डिफरेंस है। वेव्स में वाटर मूव नहीं करता है, वेव्स में सिर्फ एनर्जी मूव करती है, वाटर सिर्फ ऊपर नीचे होता रहता है एक सर्कुलर मोशन में, ठीक है। रेसिप्रोकल मोशन नहीं होता है इसका, ये भी याद रखना है। सर्कुलर मोशन में वाटर मूव करता है और एनर्जी वेव के थ्रू आगे ट्रेवल कर जाती है। इतना समझ में आ गया था। अब ये फिर करंट क्या है, जब वेव वो हैं तो, और उसमें जो एनर्जी थी मेनली किसकी थी, जो विंड्स चल रही हैं जो कि ऊपर के वाटर को जस्ट ड्राइव कर रही हैं और वो फिर से वापस अपनी जगह आ जा रहा है, और इस तरह वो वेव के थ्रू एनर्जी आगे मूव कर रही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वेव ना सिर्फ जो विंड्स चल रही हैं ग्लोबल सर्कुलेशन में, वो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अपने साथ में वाटर को सच में ड्रैग करके ले जाएं पूरी लेंथ तक, ना कि उसको सिर्फ कुछ लेंथ तक ड्रैग करें और फिर वो ऊपर नीचे होने लगे वाटर। यस, ऐसा भी होता है। तो जो ट्रेड विंड्स चलती हैं या फिर जो वेस्टर्ली चलती हैं अर्थ पे, इनकी बात कर चुके हैं हम, कोई ये नहीं पूछेगा ये क्या है। ये जो चलती हैं ये क्या करती हैं, ये अपने साथ जो भी ओशियंस हैं यहाँ पे उनके वाटर को ड्रैग करके ले जाती हैं और उन्हें हम क्या बोल देते हैं, ओशियन करंट्स। इसमें एक एकमैन रूल रहता है। एकमैन रूल वो ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में विंड चल रही हैं वाटर करीब उससे 45 डिग्री के एंगल पर, डिपेंडिंग ऑन कि कोरियोलिस किस साइड लग रहा है। आपको पता है सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस किस साइड लगता है, लेफ्ट साइड। तो अगर विंड इस डायरेक्शन में चल रही है तो वाटर करीब कुछ और थोड़ा सा लेफ्ट मुड़ के, इस कोरियोलिस फोर्स यहाँ लग रहा है तो वाटर मूव करेगा, तो कोरियोलिस की वजह से वो थोड़ा सा लेफ्ट में मूव करेगा तो वो इस डायरेक्शन में चलेगा। और जैसे आप नीचे जाओगे वाटर में डेप्थ में, उसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, जो अपर लेयर ऑफ वाटर है, वो फिर उससे लेफ्ट में मुड़ी रहेगी, वो फिर उससे लेफ्ट में मुड़ी रहेगी, और ये कहानी बिल्कुल वहां तक चलती रहती है जहां तक कि वाटर का मूवमेंट जीरो ना हो जाए। इसे एकमैन रूल बोलते हैं। बेसिकली कौन ड्राइव कर रहा है वाटर को, विंड ड्राइव कर रही है और थोड़े से एंगल पे कर रही है, तो ये याद रखना है। अब मैं आपको इसका लाइव दिखाता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या नहीं है। यहाँ आ जाइए आप। ये जो आप मैप देख रहे हैं बेसिकली किसका है, ओशियन करंट्स का, लाइव जो चल रही हैं।
अब पहले ये करंट की डायरेक्शन मैं यहाँ मार्क कर दूं या पहले विंड की डायरेक्शन मार्क करूंगा, फिर आप देखिए कि कैसे करंट की डायरेक्शन आपको विंड की डायरेक्शन से इन्फ्लुएंस्ड होती हुई नज़र आएगी। सो अब हम आ जाते हैं पहले विंड पे। ठीक है, विंड पे आ गए। अब यहाँ देखिए इंडियन ओशन दिख रहा है आपको। ठीक है, इसमें विंड कैसे चल रही है, ऐसे देन ऐसे। विंड की जो इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है वो देख लीजिए आप, और फिर हम देखेंगे कि वास्तव में ये जो विंड चल रही है, ये जो यहाँ पे जो ओशन करंट है, ये किसका मैप चल रहा है अभी, ये विंड का मैप लिया है मैंने। ठीक है, अब मैं इसे करंट का मैप करूंगा और ये डायरेक्शन यहीं की यहीं मार्क रहेंगी। अब देखिए ये जो डायरेक्शन बना रखी थी मैंने किसकी थी, विंड की। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हाँ जो करंट्स चल रही हैं, अब ये जो मैप दिख रहा है ये किसका है, करंट्स का है, वो दिख रहा होगा आपको क्लियरली ये किसे फॉलो कर रही हैं। ये जो है करंट, ये वाटर किसको फॉलो कर रहा है, इस करंट को। और क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में ये रही इक्वेटर 0 डिग्री, मैंने जानबूझ के इसीलिए लिया है कि जिससे आपको दोनों हेमिस्फीयर में जो एकमैन रूल है, विंड की डायरेक्शन अगर हम इस वेक्टर को यहाँ उठा के रख दें तो ऐसे है, थोड़ा सा लेफ्ट में ये चल रही हैं। वंस अगेन यहाँ पे विंड ऐसे चल रही हैं, और ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो किस डायरेक्शन में मुड़ना चाहिए वाटर को, राइट हैंड पे। ठीक है, तो ये मुड़ रहा है करीब करीब, तो ये विंड को फॉलो करती हैं और उससे ये परमानेंट एज ए वाटर का यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट होता है। और मैंने एक और चीज़ बताई थी जब मैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बता रहा था आपको, तो कि ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं, ये होती हैं जो सन एनर्जी में इम्बैलेंस है, सन की हीट में जो इम्बैलेंस है, कहाँ पे, अर्थ की सरफेस पे जो सन की एनर्जी में इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर गर्मी है तो यहाँ पहुँच जाए, ये यहाँ ठंड है तो ये ठंड यहाँ, या जो टेम्परेचर कम वाला है पोर्शन यहाँ पहुँच जाए, तो सारा सर्कुलेशन इस वजह से चलता है। अब जैसे हम वेव्स या टाइड्स को यूज़ करते हैं, वैसे ही इन करंट्स का भी एनर्जी के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये करंट हो गए। एक बार एनसीईआरटी को पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। करंट्स में उन्होंने क्या लिख रखा है वो देख लेते हैं। Ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in a definite direction. The ocean currents may be warm or cold. Generally, the warm ocean currents originate near the equator and move towards the poles. ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिलहाल आप समझ लीजिए जनरली वो क्या है, जो प्रिवेलिंग विंड हैं जिस भी हेमिस्फीयर में वो चल रही हैं उनको फॉलो करती हैं। अब जो इन्होंने बोल रखा है कुछ फेमस ओशन करंट्स, और कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है, क्यों ठंडी है क्यों गर्म है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो मैप दे रखा है इन्होंने, ये मैप है वर्ल्ड का ओशन करंट्स का। ठीक है, तो आप अभी मैंने बताया था विंड यहाँ पे ट्रेड विंड ऐसे चलेंगी, यहाँ पे ऐसे चलेंगी, फिर वही ट्रेड विंड यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे। सिमिलरली पैसिफिक में भी वही चलता है काम। तो उस हिसाब से ये जो इक्वेटोरियल जो वाटर है वो इधर का ऐसे मूव करता है, इन्हें हम क्या बोल देते हैं जनरली, वार्म करंट्स, वार्म ओशियन करंट्स। ठीक है, एक तो ट्रेड विंड हो गई, उनकी वजह से क्या है वार्म ओशियन करंट ऐसे मूव करता है। अब कंटिनेंट है, ये टकरा के इधर आएगा और फिर इधर जो ठंडे रीजन है उनमें भी वार्म करंट ले जाएगा। साथ में क्या होता है, जो अंटार्कटिका है नीचे, वहाँ पे क्या है ठंडा वाटर हमेशा ऐसे है, जो वेस्टर्ली हैं उनके साथ हमेशा ठंडा वाटर चलता रहता है। इस जो कोल्ड करंट है इसमें से कभी कभार कुछ ठंडा पानी ऐसे आ जाता है, और जो कंटिनेंट्स हैं, जो वेस्टर्न कंटिनेंट्स की जो वेस्टर्न मार्जिन है उन पे ये ठंडा पानी हमें मिलता है। और दो फेमस कौन सी करंट है इनमें, बेंगुइना करंट, एक तो ये रही बेंगुइला करंट, एंड हम्बोल्ट और पेरू करंट। इससे जो अल्नीनो का फेनोमेनन होता है वो भी इसी से होता है। तो जो ब्लू है, इसमें ब्लू लाइंस हैं वो कौन सी हैं, कोल्ड करंट है, और जो रेड लाइंस हैं वो हॉट करंट है या फिर वार्म करंट्स है। हम्बोल्ट करंट पेरुवियन कोस्ट पे आती है, चलती है, ये ठंडा पानी की करंट है, जो कि कहाँ से, अंटार्कटिका की जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की वजह से जो कोल्ड करंट बन रही है अराउंड द अंटार्कटिका, उसकी वजह से ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट होती है। उसमें से एक कुछ पोर्शन हम्बोल्ट साइड या पेरू साइड में आ जाता है, जो कि न्यूट्रिएंट लाता है अपने साथ और वहाँ फिशिंग वगैरह या और भी चीज़ों को हेल्प करता है। उसके अलावा ये करंट क्या करते हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया, मैंने बताया था ठंड से क्या होता है, चीज़ें जहाँ भी चीज़ें ठंडी होती हैं वहाँ क्या होता है, प्रेशर एरिया हाई बन जाता है। सिमिलरली
जो अलास्का साइड से करंट आती हैं वो कैलिफोर्निया के एज कम्पेयर टू कैलिफोर्निया में वो कैसी ठंडी करंट का काम करती हैं। कैलिफोर्निया करंट, लेब्राडोर करंट, नॉर्थ, और जो इक्वेटर साइड से जो करंट जा रही हैं वो क्या है, वार्म करंट है। तो नॉर्वे वगैरह में और इंग्लैंड वगैरह में जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है या जो गल्फ करंट है, गल्फ स्ट्रीम है, वो उसी का कुछ पोर्शन एक्सटेंड हो जाता है। और वहाँ जब जितनी सर्दियाँ नॉर्थ पोल पर पड़ती हैं या इस लैटिट्यूड पर पड़ती हैं, उससे कई गुना कम सर्दियाँ इंग्लैंड में पड़ती हैं। किस वजह से? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से। सिमिलरली जापान की या फिर आप कह लीजिए एशिया की कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे भी कुछ करंट है, ये वार्म करंट है जो पैसिफिक की ऐसे रोटेट करके पूरे पैसिफिक को आ रही हैं। अब आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए यहाँ कि जैसे ये अटलांटिक ओशन है, इसमें ऐसे करंट्स आई ऐसे ये ट्रेड विंड के साथ, ऐसे थोड़ा सा ज्योग्राफी की वजह से भी, और क्या है यहाँ से वेस्टर्ली चलने लगती हैं तो ऐसे घूम के इधर फिर पहुँच जाती हैं। इनको क्या बोल देते हैं? ऐसे सर्कुलेशंस को, ओशन के इन सर्कुलर मोशंस को, वाटर के सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं? जायर। GYRE। इस ये जायर एक सी बनाता है जो कि क्या है? बाउंड्री लेस सी है। अटलांटिक ओशन में बाउंड्री लेस सी है। उसमें क्या है, ये जो भी पॉल्यूशन है यूरोप का, नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, अफ्रीका का, वो इतना इकट्ठा हो गया है कि पिछली बार ये यूपीएससी के मेंस में ये क्वेश्चन था, मुझे सी का एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है कि ये सी क्या है और क्यों ये न्यूज़ में था। आपको ये कुछ चीज़ें समझ में आ गई। कुछ फेमस ठंडी करंट जो हैं वो हैं लेब्राडोर, ठीक है, देन जो हम्बोल्ट, देन बेंगुइला एंड इंडियन ओशन, क्योंकि आप कह सकते हैं हाफ ए ओशन है, इसमें जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। नॉर्दर्न वाले पार्ट में क्या है, लैंडमासी है, तो यहाँ पे जो भी करंट चलती हैं वो किस में चलती हैं? जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसी में चलती हैं। तो अब एक और चीज़ यहीं समझ लीजिए, ये करंट इक्वेटर के पास चल रही है तो है ना, हम क्या बोल देते हैं? इक्वेटोरियल करंट्स। साउथ इक्वेटोरियल करंट एंड नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट किसकी तरफ? ये चलेंगी वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट अलोंग विद द ट्रेड विंड। लेकिन ये पानी कहीं तो जाएगा, कुछ तो इधर चला गया, कुछ ये भी इधर डाइवर्ट हो गया, लेकिन कुछ इसमें से डाइवर्ट होके ऐसे वापस जाएगा। इसे हम क्या बोल देते हैं? इक्वेटोरियल काउंटर करंट। और ये पैसिफिक और अटलांटिक और इंडियन ओशन तीनों में मिलती है। यही क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया था कि बेसिकली जो इक्वेटोरियल करंट है वो तो ट्रेड विंड की वजह से चल रही है, जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है वो बेसिकली ये जो ओशन लैंड मार्जिन्स हैं जो कि इन्हें डाइवर्ट कर रहे हैं और फिर वापस भेज रहे हैं वाटर को, उसकी वजह से चल रही हैं। ये हो गया। अब इसमें मैंने अभी बात की कि जो हम्बोल्ट करंट है उसकी वजह से क्या होता है? एल नीनो आता है। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है ये एल नीनो। तो होता क्या है, जो साउथ अमेरिका के जो वेस्टर्न कोस्ट है, पेरुवियन कोस्ट, जिसकी वजह से अटाकामा डेजर्ट बना है जिस करंट की वजह से, उसका नाम क्या है? हम्बोल्ट करंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ भी ठंडी करंट बहती हैं वहाँ पे मॉइस्चर कम होता है विंड में और बारिश कम होती है। इसी वजह से जो साउथ अमेरिका की जो वेस्टर्न कोस्ट है या फिर अफ्रीका की जो वेस्टर्न कोस्ट है जहाँ बेंगुइला करंट बहती है, नामीबिया वाला जो रीजन है, नामीब डेजर्ट जो बनता है, वो बेसिकली इन ठंडी करंट्स की वजह से भी उन पर एक इम्पैक्ट आता है। इनकी वजह से भी वहाँ मॉइस्चर कम रहता है, क्योंकि ठंडी करंट में ज़्यादा मॉइस्चर होता नहीं है और वो एरिया को भी, प्रेशर को भी वहाँ हाई प्रेशर रखती हैं, तो वहाँ कहीं से विंड चल के नहीं आ सकती जो कि वहाँ बरसात करवा सके। तो होता क्या है जनरल, तो ये जो है हम्बोल्ट करंट आती है, इसकी वजह से इस एरिया में पूरे में इक्वेटर के राउंड क्या है, हाई प्रेशर बना रहता है। और ऑस्ट्रेलिया और एशिया वाला ये रीजन है, इसमें ये दिसंबर जनवरी की बात हो रही है, ठीक है, जून जुलाई की नहीं हो रही है। दिसंबर जनवरी में ये करंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में जब गर्मियाँ पड़ रही होती हैं तब यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बना रहता है, और इस साइड कहाँ जो ऑस्ट्रेलिया के अपर पोर्शन में या बोर्नियो या इंडोनेशिया साइड में कहाँ लो प्रेशर बना रहता है। तो ट्रेड विंड आती हैं और जो इक्वेटोरियल करंट आती हैं वो इस एरिया में ठंडा वाटर भी लाती हैं और ट्रेड विंड से यहाँ आके बरसात करवाती हैं। ये तो हो गई नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। अब जब एल नीनो आता है तब क्या होता है?
कि जो हम्बोल्ट करंट है वो वीक हो जाती है। वीक किस लिए होती है, क्यों होती है, इस पे अभी रिसर्च चल रही है। कुछ फैक्टर्स जिनका नाम ले दिया जाता है वो है सन साइकिल, सन की जो कोरोना की साइकिल है जो 11 साल में होती है वो भी इम्पैक्ट करती है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। आप ये समझ लीजिए अल नीनो 3 to 7 ईयर्स में एक बार ये सिचुएशन बन जाती है। तो ये करंट हो गई वीक, तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर था वो लो हाई प्रेशर बन जाता है, लो हाई प्रेशर। और जो हवाएं ऐसे चल रही थी यहाँ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ पे जो लो प्रेशर था वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है बीच में कहीं, और बरसात यहीं हो जाती है। तो एक तो मैंने बताया था अभी ठंडी करंट्स की वजह से क्या है, यहाँ बरसात कम होती है पेरू में, लेकिन जैसे ही यहाँ लो प्रेशर या फिर लो हाई ही रहता है पर उतना स्ट्रांग नहीं जितना पहले था, तो इस वजह से यहाँ वार्म करंट्स हो जाती हैं और यहाँ बारिश होती है और बाढ़ आती है पेरू में। और यहाँ पे जो मछलियाँ जो सरवाइव कर रही थी हम्बोल्ट की करंट की वजह से वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये इतनी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। ये शायद एक ग्लोबल कनेक्शन है इस पूरे अल नीनो का, जो कि जिसके के इम्पैक्ट सिर्फ यहाँ नहीं दिखते हैं, यहाँ ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था दिसंबर जनवरी के टाइम पे नॉर्थ अमेरिका में, तो वहाँ से ये नाम आ जाता है। नॉर्थ अमेरिका में जो चाइल्ड क्राइस्ट है ऐसा ही कुछ इसका मतलब होता है क्रिश्चियनिटी में, वहाँ से ये नाम आ जाता है। अदरवाइज इस फेनोमेनन के पूरे वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट देखे जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में जैसे कि ठंडी ज़्यादा पड़ेगी या गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और बारिश भी ज़्यादा होगी। इंडिया में क्या है, ड्रॉट पड़ जाता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट पड़ जाता है अल नीनो से। और इसके जस्ट अपोजिट होता है ला नीना, जिसमें ये हम्बोल्ट करंट है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और जो भी ग्लोबल फेनोमेनन है उन्हें और रीइंफोर्स कर देती है। तो ये हो गया क्या, अल नीनो। इसमें ये बारिश यहाँ होगी, इस फिगर में थोड़ा सा गलत दिखा रखा है, ये विंड की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, अपोजिट नहीं चलती है, चलती इधर से ही है पर कम स्पीड हो जाती है। और यहाँ पे जो मछुआरे हैं या फिर आप कह लीजिए जो भी लाइवलीहुड है इन लोगों की, जो मछलियों पे या फिश पे डिपेंडेंट है, वो भी इफेक्ट होती है इससे। और इसीलिए ये कईयों सेंचुरी से यहाँ इसे लोग जानते हैं इस फेनोमेनन को। तो ये अल नीनो हो गया। ये तो बात हो गई जो अभी तक बात की है हमने किसकी, सरफेस पे जो भी फेनोमेनन हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में या फिर ओशियन की सरफेस पे जो भी फेनोमेनन हो रहे हैं, ये उसकी बात हो गई। लेकिन अगर आप ओशियन की डेप्थ में जाएं तो क्या होगा, कभी ये सोचा है? तो ये होता ही है, ओशियन की डेप्थ में जैसे जैसे हम जाते हैं तो जो सरफेस वाटर है वो तो किसके अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, जैसा भी क्लाइमेट है AC अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अगर वो ट्रॉपिकल वाटर है तो वहाँ टेम्परेचर 20 से 26 रहेगा। अगर वो टेम्परेट है तो आप कह लीजिए 15 से 20 या 22 रहेगा। और अगर वो आर्कटिक या अंटार्कटिक वाला वाटर है सरफेस पे, ओशन की सरफेस पे है, तो वो हो सकता है फ्रोजन रहे। तो जनरली क्या होता है, जैसे जैसे हम डेप्थ पे जाते हैं ओशन की पे, तो कुछ अपर लेयर 500 मीटर की, वो तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, जैसा क्लाइमेट है 500 मीटर वैसा ही मिलेगी, उसका टेम्परेचर हमें वैसा मिलेगा। फिर हमें एक लेयर मिलेगी जिसमें टेम्परेचर या तो रैपिडली डिक्लाइन करते हैं अगर वो टेम्परेट या ट्रॉपिकल सीज हैं, या फिर अगर वो फ्रोजन सीज हैं तो उनमें वो रैपिडली इंक्रीज करते हैं। इधर हम टेम्परेचर को मान रहे हैं राइट हैंड साइड में इंक्रीज हो रहा है, तो वो यहाँ इंक्रीज करता है, वो फाइनली कहाँ जाके सेटल हो जाता है, आप ये कह लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस पे। और ओशन के बॉटम तक जाते जाते, तलहटी तक जाते जाते वो क्या 0 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने पे भी वाटर जम क्यों नहीं रहा है। तो मैंने वाटर की प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी है और अगर उस पर प्रेशर ज़्यादा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड वाटर में, क्योंकि वाटर एक एनोमलस बिहेवियर शो करता है। तो बेसिकली आप ये मान लीजिए 5 to 0 डिग्री का ये डीप वाटर लेयर, ये सारे चाहे आप अंटार्कटिक में देखें, आर्कटिक में देखें, या फिर आप पैसिफिक में टेम्परेट या ट्रॉपिकल जोन में देखें, या फिर इंडियन ओशन के आप इक्वेटर पे देख लीजिए, उसकी जो डीपर लेयर की जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री मिलेगा। ये हमें क्या समझ में आ गया, ओशन सरफेस या ओशन वाटर का जो डेप्थ के साथ टेम्परेचर का रिलेशन है वो समझ में आ गया। ये क्यों बताया मैंने आपको, वो मैं अब बताता हूँ। तो मैंने इस चैप्टर के शुरू में आपसे बोला था स्टार्टिंग में कि वैसे तो NCERT में तो क्या दिया है, सिर्फ सरफेस करंट ही दी है थोड़ी सी, लेकिन आपको थोड़ा सा और पता होना चाहिए मेरे हिसाब से कि डीप ओशन करंट भी होती हैं जो कि किस पे डिपेंड करती हैं, जिनका चलना किस पे, एक तो टेम्परेचर पे,
जो कि ओशन के बॉटम में चलती हैं, और सैलिनिटी पे कि किस ओशन की सैलिनिटी कितनी है। आप सिंपल इतना समझ लीजिए, हमें जो इक्वेटर की हीट है जो सन की, वो कहाँ ट्रांसफ़र करनी है, पोलर रीजन में करनी है। चाहे वो एयर कर रही हो अपने ग्लोबल सर्कुलेशन की वजह से, चाहे वो वाटर कर रहा हो। तो जो भी ट्रॉपिकल वाटर गर्म हो जाता है वो कहाँ मूव कर जाता है, पोलर रीजन में मूव कर जाता है, और वहाँ वो ठंडा होके क्या होता है, सिंक कर जाता है। आपको पता है अगर वाटर गर्म है या कोई भी चीज़ गर्म है तो उसकी डेंसिटी कम रहेगी, और ठंडे की उसी सेम थिंग की अगर वो ठंडी है तो डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, चाहे वो एयर हो वाटर हो। तो यहाँ पे ये जाके सिंक कर जाते हैं, और सिंक करते हैं तो उस टाइम इनकी सैलिनिटी, क्योंकि वाटर की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ कम हो जाती है, सैलिनिटी कम हो जाती है, और ये एक तरह से प्योर हैवी वाटर कहाँ डेप्थ में सिंक कर जाता है, और वो फिर किसकी, इक्वेटर की तरफ मूव करता है डेप्थ्स में, और वो इक्वेटर पे फिर गर्म वाटर वहाँ से उठ के ऊपर आ रहा था, वो उठ के ऊपर गर्म होके वापस पोल पे आ जाता है। ये सर्कुलेशन दोनों हेमिस्फेयर में चलता रहता है। इस सर्कुलेशन के मैप को आपको कतई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इतना याद रखना है कि जो इस सर्कुलेशन की वजह क्या है, टेम्परेचर जिसे हम थर्मो बोल देते हैं, और सैलिनिटी जिसे हम हैलाइन बोल देते हैं। तो थर्मो हैलाइन की वजह से ये सर्कुलेशन चलता रहता है, टेम्परेचर प्लस सैलिनिटी की वजह से, ये याद रखना है। और बेसिकली क्यों चल रहा है सर्कुलेशन, टू ट्रांसफर द इक्वेटोरियल हीट फ्रॉम दिस रीजन, इक्वेटोरियल रीजन टू पोलर रीजन। इतना सिंपल है और इतना ही रखना है इसे, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, और ना कोई एग्ज़ाम पूछता है, इवन यूपीएससी भी नहीं। ठीक है, फाइनली लास्ट चीज़ जो एक और इसमें रह गई है वो है कि जैसे हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे थे, टाइड्स का, वेव्स का, करंट का, वैसे ही हम जो ये ओशन सरफेस के जो टेम्परेचर है और डीप टेम्परेचर है, डीप वाटर का टेम्परेचर, उसमें जो डिफरेंस है, मान लीजिए यहाँ 25 डिग्री है और नीचे 5 डिग्री है सेल्सियस, तो इसमें जो डिफरेंस है इसको क्या हम किसी तरह एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि हम टरबाइंस में करते हैं कि जो हाई एनर्जी रहती है, कोयले को जला के हमने एक गैस को लिक्विड को वेपराइज किया, उससे टरबाइन चलाई, फिर उस लिक्विड को कूल करके हमने फिर लिक्विड बना दिया उस गैस को, और टरबाइन से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। वैसे ही इसमें भी चलता है, हम एक जगह हमारा हीट वाटर एक्सचेंज रहता है, एक जगह कोल्ड वाटर एक्सचेंज रहता है, एक पंप रहता है जो कि अमोनिया, जो कि सर्कुलेटिंग गैस है, उसमें उसे सर्कुलेट करता है, जो इस टरबाइन को इस एनर्जी, इस हीट डिफरेंशियल की वजह से हम कुछ एनर्जी वहाँ से ले पाते हैं। तो ये हो गया ओशन थर्मल एनर्जी, ओटेक भी बोल देते हैं, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओशन की जो थर्मल एनर्जी का डिफरेंस है उसको हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी में। ये काफ़ी नई टेक्नोलॉजी है और डेवलपमेंट में, और इंडिया भी इस पर काम कर रहा है। सो ये हो गया। अब आ जाते हैं और क्या बोल रखा है, सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट्स। तो इन्होंने जो सरफेस करंट्स हैं उनके बारे में बोल रखा है कि कैसे हेल्प करती हैं। सरफेस करंट्स क्या करती हैं, टेम्परेचर को हॉट या कूल रखने में मदद करती हैं। अगर वो ठंडी है तो कूल करेंगी, हॉट है तो, जैसे कि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो कि अटलांटिक जो गल्फ स्ट्रीम का ही पार्ट है, वो क्या है, इंग्लैंड को सर्दियों में गर्म रखने में मदद करता है। इंग्लैंड क्या है, इवन अप टू नॉर्वे तक। सिमिलरली जापान में भी जो करंट चलती है पैसिफिक ओशन की, जो कि वार्म करंट होती है और जापान की तरफ जाती है, वो भी उसे गर्म रखने में मदद करती है। फिर जो इंग्लैंड में या यूरोप में जो बरसात होती है, मैंने बोला था वार्म करंट जनरली बरसात करवाती हैं, तो वो बरसात भी सर्दियों में होती है वहाँ, वो मेनली इस वार्म करंट की वजह से होती है। थर्ड, आपको जो अमेरिका की जो नॉर्थ कोस्ट है, जो लेब्राडोर करंट आती है इधर से, और इधर से गल्फ स्ट्रीम जा रही है, लेब्राडोर वाला पार्ट है, जो लेब्राडोर पेनिनसुला है नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ पे क्या है, ये जब ये हॉट करंट एंड कोल्ड करंट मिलती हैं तो वहाँ पे एम्पल फिशिंग ग्राउंड बन जाते हैं, क्योंकि ये दोनों अपना अपना कंट्रीब्यूट करती हैं, और वहाँ पे हमेशा फॉग टाइप का रहता है। सेम हाल फॉग टाइप का क्यों रहता है कि जैसे ही ये ठंडी करंट और वार्म करंट मिलती हैं तो कुछ वाटर वेपराइज हो जाता है। सेम चीज़ होती है सैन फ्रांसिस्को कोस्ट पे। आपने कभी सैन फ्रांसिस्को का वो ब्रिज देखा होगा मशहूर, ब्रुकलिन ब्रिज, तो वो देखा होगा आपने, जनरली हमेशा फॉग में ही रहता है। क्यों रहता है वो फॉग में, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को की कोस्ट पे भी जो ठंडी करंट आ रही हैं
और इधर से वार्म करंट रहती हैं, वो क्या है फॉगी वार्म बना देती हैं क्लाइमेट, तो उससे कभी कभार जो शिप्स हैं उनके टकराने का भी डर रहता है। तो ये कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दी है मैंने। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, फॉलिंग ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस इन एनी फॉर्म, व्हाट इज वाटर साइकिल, व्हाट इज फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ वेव। तो जो विंड चल रही है और उसका जो सोयल की लेंथ है, जिस लेंथ के लिए वो विंड चल रही है। विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर, बहुत सारे हैं, ग्रेविटी से लेके, एयर से लेके, अर्थक्वेक से लेके, या हीट एंड सैलिनिटी ऑफ द ओशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, उसके अलावा 100 और हो सकते हैं। व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ दे आर कॉज्ड, सन एंड मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, और उसके अलावा लोकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड भी इसे एग्जेजरेट या सप्रेस कर सकती है। व्हाट आर ओशन करंट्स, देन दिस इज परमानेंट मूवमेंट ऑफ ओशन सरफेस वाटर इन ए अकॉर्डिंग टू द विंड ब्लोइंग देयर। यस, इन सारे क्वेश्चनों को एक एक से कीजिए प्लीज़, और जो नहीं आते हैं वो आप मुझसे पूछिए, मैं उन्हें अगले लेक्चर में इंक्लूड कर लूँगा या फिर वहीं पे आंसर दे दूँगा। सो थैंक यू।